नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेडलाइंस में। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं एशियन ग्रैंड न्यूज़ के संपादक कमलेश यादव जी। आपका नमस्कार। हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज की खबरें। बारिश के सीजन का आज आखिरी दिन, छत्तीसगढ़ के 5 जिलों की प्यास रह गई अधूरी। 10 दिन में दूसरी बार पत्थर से खिड़की का कांच तोड़ा वंदे भारत पर हमला। आईडी ब्लास्ट, सीआईएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। आखिरकार पकड़ा गया 3 को मौत की नींद सुलाने वाला भालू। शाहरुख बने बेस्ट एक्टर, एनिमल सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड में। एक अदालत जहां दोहराए जाते हैं विवाह के 7 वचन, तलाक के 40 से अधिक मामलों में समझौता करवा चुकी है फैमिली कोर्ट की जज। साबित हुआ लोग पॉजिटिव स्टोरी पसंद करते हैं, ये मोदी जी का कहना है मन की बातों को लेकर। दूसरे के दर्द को अपना समझने वाले के लिए खुले रोजगार के मौके। स्टार्टअप द फैमिली मेंबर ने 2 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों को दिया सहारा। घुसपैठियों के खिलाफ बीएसएफ का मधुमक्खी अटैक का प्रयोग सफल। अरब देश से लौटी जलंधर की बेटियों ने आप बीती सुनाई। एक को इराक में चाची ने बेचा तो दूसरी को ओमान में हुआ शोषण। चुनावी ब्रांड केस पर इस्तीफा दें, वित्त मंत्री सीतारमण कांग्रेस को कहे हैं। जी बताइए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यादव जी, एक अदालत में जहां दोहराए जाते हैं विवाह के 7 वचन, तलाक के 40 से अधिक मामलों को समझौता करवा चुकी है फैमिली कोर्ट। कि ये छत्तीसगढ़ का मामला है हमारे, और जैसा एक मान्यता है कि न्यायाधीश मतलब न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ जो व्यक्ति न्याय करने के लिए किसी कुर्सी पर बैठा हुआ है, कोई दायित्व निभा रहा है, उसको हम न्यायाधीश कहते हैं। और न्यायाधीश के मामले में हमारी ये मान्यता है कि वो सीधा एक तरह से किसी की ज़िंदगी को बना और बिगाड़ सकने की क्षमता रखते हैं। कानून में जो शक्तियाँ उनको दी गई हैं, जो शक्तियाँ प्रदत्त हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल करने का उनको अधिकार होता है। और वो उसके तहत ही किसी, कहा जाता है ना कि किसी का जीवन बनाने और बिगाड़ने की क्षमता उनमें होती है। और जब वो आ जाते हैं कानून के दायरे में, तो कई बार उनसे कुछ इस तरह के निर्णय होते हैं कि हमें आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, क्योंकि हम उस पक्ष को जानते होते हैं, दोनों पक्ष को। लेकिन वो कानून का दायरा है, उसमें जो सबूत होते हैं, उसमें जो बयान होते हैं, उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो लगता है कि न्यायाधीश महोदय ने लीक से अलग हट करके कोई कार्रवाई की है या एक संदेश दिया है। वैसा ही फैमिली कोर्ट का मामला है। एक महिला जज हैं जो 40 से अधिक मामलों में समझौता करा चुके हैं, यानी जो घर टूटने की कगार पर थे, जिन्होंने तलाक की अर्जी लगा रखी थी, संबंध विच्छेद का आवेदन दे रखा था, उसमें मतलब आप समझिए कि उस मुकाम तक पहुंचने से पहले कितना संघर्ष होता होगा पति पत्नी के बीच में। और जब बात वहां पहुंचती है, मतलब दोनों के बीच में घृणा का अंतिम मतलब पड़ाव होता है। वहां से एक जज के द्वारा, एक न्यायाधीश के द्वारा समझौता करवा देना दोनों पति पत्नी के बीच में, मुझे लगता है कि इससे बड़ा स्तुत्य कार्य कुछ नहीं होता कि एक टूटता हुआ घर फिर से आपने बसा दिया। तो मैं तो ऐसे न्यायाधीश महोदया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनका ये भाव जब तक वो पद पर रहे जिंदा रहे, और उनका अनुसरण दूसरे न्यायाधीश महोदय भी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आजकल तलाक की स्थिति बहुत ज़्यादा निर्मित हो रही है देश में। जी बिल्कुल हो रही है। लोगों में धैर्य नहीं रह गया है। जी जी। बच्चियाँ जिस घर से आती हैं, वहाँ उनका जो लालन पालन रहता है, वो जब दूसरे के घर में आती हैं तो स्वाभाविक है कि उनको वहाँ थोड़ा सा अंतर तो रहता है। और परिस्थितियाँ इस तरह की बन जाती हैं कि वो विचारों में टकराव होता है, और फिर वो घर टूटने की स्थिति में आ जाता है। दोनों, कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि दोनों जब सर्विस में हैं, जी जी, तो दोनों का ईगो हट करता है। जी जी, कि मैं क्यों झाड़ू लगाऊं या मैं क्यों ये काम करूं। ये इस भाव को लेकर कहीं ना कहीं विखंडन की स्थिति निर्मित हो रही है। और मुझे तो लगता है कि हम लोग अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, अपने परिचित लोगों में, कि भाई क्या हालात हैं अभी, कि आसपास में रहने वाले लोग, परिचित लोग भी आपस में टूट रहे हैं। जी जी। तो थोड़ा सा कष्ट तो होता है, लेकिन क्या करेंगे, एक परिवेश इस तरह का बनता जा रहा है कि लोग, जो हमारे यहाँ जैसे ये कहा जाता था भारतीय सभ्यता में कि विशेष करके सनातनी परंपरा में तो रहता है ना कि 7 जन्मों का रिश्ता है। 7 जन्मों का रिश्ता। तो हम लोग तो ऐसे सनातनी परिवारों को जानते हैं जहाँ एक ही जन्म नहीं चल पाता, उनका 7 जन्म कौन जाने, और साल 2 साल 3 साल के अंदर में विच्छेद हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं आधुनिकता की जो दौड़ है, जी जी, और एक दूसरे को उन्होंने ऐसा किया तो
अच्छी चीज़ें उनको दिखाई देती हैं, बुरी नहीं दिखाई देती कि उसके बाद भोगना क्या पड़ा है कुछ और लोगों को। कुछ लोगों को अच्छी चीज़ें दिखती हैं और अच्छी चीज़ के आधार पे वो भी निर्णय ले लेते हैं कि वहाँ ऐसा हुआ तो हमारा भी ऐसा हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अपने साथ अपनी पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं लोग इस तरह की हरकतें करके। कई मामलों में जो महिलाएं रहती है, उनके जो परिवार रहता है, माता पिता, उनका निजी जीवन में दखलंदाजी भी असर करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल करता है। पहले मुझे तो स्मरण है कि जब 45 वर्ष 46 वर्ष पहले मेरी शादी हुई तो उस समय तो टेलीफोन भी नहीं थे, लोगों के घर में बिजली नहीं थी। जी जी। आज तो बेटियों के हाथ में मोबाइल है। वो जब अब क्या कहें, कोई परेशानी मतलब आती- वॉशरूम कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मोबाइल लेके नहीं जाते और वहीं बैठे बैठे सारी बातें होती हैं। किचन में है, मम्मी देखिए मैं क्या इस सब्जी में क्या डालूं, आज मेरी सास ने ऐसा कह दिया, आज मेरी ननद ने ऐसा कह दिया, आज मेरी जेठानी ने ऐसा कह दिया। तो उनकी सास की जो विचारधारा है वो विचारधारा अपनी थोप देती हैं अपने अनुभव के आधार पे। नहीं तुम अकड़ के रहना। और जो सीधी सादी या समझदार संस्कारित माँ होती है वो ये बोलती है, नहीं बेटी वो तेरा घर है, उसी घर में तुझे जीवन निभाना है, जीवन अपना निर्वहित करना है, तो तुम लोगों के साथ अच्छे संबंध रखो, वहाँ बेटी बन के रहो, इस तरह का भाव। और जो उजट किस्म की होती हैं बोलते हैं हाँ हाँ तू कैसे सहेगी, और माँ की साह मिली उसके बाद घर में विप्लव शुरू। तो ये तो होता ही है। अक्सर देखा जाता है कि तलाक के बाद जो है खासकर महिलाओं का जीवन जो है तबाह सा होने लगता है। दोनों का तबाह होता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे कई परिवारों को जानता हूँ, मित्रों के यहाँ का, रिश्तेदारों के यहाँ का है कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी खराब कर दी। जी जी। दोनों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। एक उम्र होती है, अब आप 50 साल तक संघर्ष करोगे और तलाक हो भी गया तो उसके बाद क्या कर लोगे आप? 50 साल के बाद आपके जीवन में क्या रह गया? अब नीरसता रह जाती है। फिर बाद में उनको अफसोस ही होता है कि हमने झगड़ा करके कहीं ना कहीं अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और सामने वाले की, लेकिन तब तक समय निकल गया रहता है। जी जी। एक वन विभाग से जुड़ी खबर है, आखिरकार पकड़ा गया 3 को मौत की नींद सुलाने वाला भालू। आखिर ये जानवर जो है शहरी क्षेत्रों में क्यों आ रहा है, आखिर इसकी क्या वजह है? नहीं देखिए, हम जब शहर में रहने वाले लोग जंगल में प्रवेश करेंगे तो जंगल में रहने वाले कहाँ जाएंगे? यही होता है जैसे हमारा हाथियों का होता है। छत्तीसगढ़ में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है कि वो पहले हम साथ में रहते थे, जंगल में रहने वाले यानी हमारे वनवासी भाई, उनके साथ तालमेल बना के रखते थे। लेकिन जब हम वहाँ गए, जो दौड़ है अभी कि हम कितना कमा लें, जी जी। तो उसके लिए खदानें खोल रहे हैं, वन कट रहे हैं। तो वो जब आप जंगल में जाएंगे तो वनवासी तो उनके साथ तालमेल बना के रखते थे। हम जाते हैं तो सब कुछ नष्ट करने लगते हैं। तो जब नष्ट करेंगे तो वहाँ के लोग, वहाँ जो जीव हैं तो बाहर निकलेंगे ही। तो वैसे ही लोमड़ी क्या, आप अभी उत्तर प्रदेश में तो खूब चला है, भेड़िया और कहीं सियार का, अलग अलग पशुओं के बारे में कहा जाता है, जानवरों को, जंगली जानवरों के बारे में, को बाहर निकलते हैं और जो आसपास के गांव होते हैं वहाँ नुकसान पहुँचाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो भाग के डर के मारे गांव वाले दौड़ाते हैं तो शहर में आ जाते हैं। जी जी। शहर में आ जाते हैं तो वही स्थिति वहाँ भी निर्मित होती है। तो ये बहुत बड़ा विषय है साजी। इसमें हम जंगल में जाके अगर नुकसान पहुँचाएंगे उनके रहवास को, तो हमारे रहवास में आएंगे ही आएंगे। उसको प्रतिकार न समझा जाए, प्रतिकार भी हो सकता है क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते। जी जी जी। लेकिन जब उनको वहाँ जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ हम पहुँच जाएंगे तो वो निश्चित है कि भाग करके कहीं न कहीं जाएंगे, वो हमारे यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये स्थिति जो निर्मित हो रही है ना, ये सीधी सी बात है कि हम उनके क्षेत्र में दखल देने का खामियाजा भुगत रहे हैं, और अगर नहीं सुधरे तो आगे भी भुगतना पड़ेगा हमको। ये जो अभ्यारण्य में मतलब अवैध नहीं कहा जाए, उसको कटाई हो रही है पूरे वैध अवैध दोनों कटाई होती है। अवैध तो कम पकड़ा जाता है, अब आजकल तो सब मिली भगत से होने लगा है, लेकिन वैध तरीके से जो कटिंग होती है, वन विभाग काटता है, या कोई जैसे हमारे यहाँ चल रहा है ना हसदेव अरण्य का, आज उसको लेकर के एक आप पार्टी वाले कॉन्फ्रेंस भी रखे हैं। जी जी। तो वो उनका कहना है कि भाई आप कोई चीज़ नष्ट कर दोगे जो विधाता ने हमें, इस धरती ने हमें दिया है, इस प्रकृति ने हमें दिया है, तो उसको नष्ट करेंगे और उसकी भरपाई कहीं नहीं करेंगे तो नुकसान तो होगा ही। तो कुछ वैध तरीके से, कुछ क्या ज़्यादातर वैध तरीके से कट रहा है। जी जी जी। लगातार ये जो है 10 दिन में दूसरी बार पत्थर मारकर जो है ये वंदे भारत के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये इतनी अच्छी ट्रेन चला रहे हैं, रेलवे जो है उस पर जो है पत्थर से हमला कर रहे हैं असामाजिक तत्व। देखिए, मैं तो ऐसा मानूंगा इसको कि जैसे इजराइल के बारे में कहा जाता है कि चारों तरफ वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। मैंने परसों एक दिल की बात की थी इसी मामले को लेकर के, और बड़ा अच्छा प्रतिसाद लोगों से मिला। लोगों ने बड़ा उसको सराहा और ये कहा कि ठीक है, इजराइल जिस तरह की हरकतें कर रहा है, मतलब जो आसपास के लोगों के साथ जो बर्ताव उसका है, उसी तरह का बर्ताव भारत का भी होना चाहिए। सीधा बम फेंको और अपने दुश्मनों को नष्ट कर दो। तो ये तो हुआ हमारे देश के दुश्मनों को
सबक सिखाने की बात जो इजराइल कर रहा है हम भारत को भी करना चाहिए, ऐसी ऐसी बात हमारे मन में आती है। अब वंदे भारत पे जो लोग आक्रमण कर रहे हैं उनको हम इजराइल का समझ लें कि भारत का समझ लें कि क्या समझे उनको, वो तो विशुद्ध रूप से देशद्रोही हैं। जी जी। अब चूंकि हमारे यहाँ माहौल इस समय ऐसा बन रखा है कि कोई भी ऐसी पत्थरबाजी या कुछ होता है तो ये लगता है कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति होगा जिसने इस तरह की हरकत की होगी। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। जी जी। कुछ लोग क्या बड़ी संख्या में पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव के पास जो हुआ था उसमें तो युवक कांग्रेस के कुछ लोग पकड़े गए थे। जी जी। वो सनातन धर्म से वाबस्ता थे, लेकिन बाकी जगह ये माना गया कि नहीं वो दूसरे धर्म के लोग थे। तो ये जो हरकत कर रहे हैं लोग, उनको इस बात का इल्म नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, इसका बोध नहीं है कि अपने ही सिर पर वो पत्थर मार रहे हैं। वंदे मातरम किसकी है? वंदे भारत। जी जी। वो हमारी आपकी है। जी जी। वो नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में प्रधानमंत्री, वो उसकी योजना बना रहे हैं, अश्विनी वैष्णो रेल मंत्री बना रहे हैं। इसके पहले मनमोहन सिंह जी बना रहे थे। नरेंद्र मोदी जी के बाद कोई और पार्टी, कोई और प्रधानमंत्री होगा वो करेगा। तो देश के लिए कर रहे हैं, देश की चीज है वो। तो उस पर आक्रमण करना, उस पर पत्थर फेंकना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा देशद्रोह और कुछ हो ही नहीं सकता कि आप अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि इनके खिलाफ छोटी मोटी धारा के तहत कार्रवाई नहीं करना चाहिए, बड़ी धाराओं के तहत। इसलिए कि कई जगह ये भी खबरें आ रही कि पत्थर बोल्डर उठा के वो ट्रैक पे रख देते हैं। जी जी। अगर वो उसका चालक, ट्रेन का पायलट जिसको कहते हैं आजकल, उसने सतर्कता नहीं बरती तो कानपुर में हुआ एक दुर्घटना हुई थी, वहाँ गाड़ी पलट गई थी, सिलेंडर रख दिया गया था, डेटोनेटर रख दिया जाता है। तो ये जो हरकत करने वाले लोग हैं वो उनको तो बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। उनको, उनके लिए तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास रेलवे ट्रैक इतना दूर तक और हजारों हजार करोड़ों एकाध करोड़ किलोमीटर तो होगा मुझे लगता है इसका जो दायरा है। तो कहाँ कहाँ पुलिस खड़ी रहेगी, आरपीएफ है, जीआरपी, कहाँ कहाँ लाइनमैन देखेंगे। तो ये तो हमारे आपके लिए बनाई गई व्यवस्था है। उस पर जो लोग इस तरह की हरकतें करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को खुद समझना होगा कि देश की संपत्ति है, उस बिल्कुल पर बिल्कुल किसी प्रकार का नुकसान ना करें। जी। बीजापुर से लेकर एक घटना है, यहाँ पर जो है लगातार आईडी ब्लास्ट किए जा रहे हैं नक्सलियों के द्वारा, कहा जाए सीएसएफ के असिस्टेंट कमांड समेत 5 लोग घायल हो चुके हैं। लगातार हमारे जवानों पर जो है नक्सलियों द्वारा हमला किया जा रहा है, इस पर रोक नहीं लग पा रहा है। सरकारें चेंज हो रही है मगर हर बार यही बात आता है कि नक्सलियों पर कसा जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। अभी इस वर्ष में 2024 में अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। जी। गढ़ चिरौली क्या कौन सी जगह है जहाँ जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है हमारे, महाराष्ट्र की पुलिस ने भी मारा है। हमने एक संयुक्त अभियान चलाया, उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। तो दबाव तो बन रहा है जी। उन क्षेत्रों में जो घनघोर नक्सली बेल्ट कहे जाते थे वहाँ भी आज की तारीख में कैंप स्थापित किए गए हैं। जी जी। और ये कहा जा रहा है कि उसके लिए तो पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और उन्होंने आसपास के जो नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं जी, वहाँ के डीजीपी को, वहाँ के गृह सचिव को, इनको सबको बुला करके एक मीटिंग की थी और ये कहा था कि 2025 तक हम 25 या 26 कुछ टारगेट उन्होंने रखा है कि हम नक्सल मुक्त कर देंगे भारत को। स्वाभाविक है केंद्र सरकार थोड़ा गंभीर इस मामले को लेकर, और चूंकि राज्यों का मामला जब आता है तो छत्तीसगढ़ में क्राइम करने के बाद वो भाग जाते हैं आंध्र प्रदेश या उड़ीसा भाग जाएंगे या बिहार भाग जाएंगे, झारखंड भाग जाएंगे। तो ये जिन राज्यों में ये समस्या है, सारे लोग मिलकर के अगर इनके ऊपर आक्रमण करेंगे जिनकी स्थिति खराब होगी। और अभी वही हो रहा है, अभी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। तो हालांकि हुक्मरान तो ये कहते हैं कि जब दबाव हम बनाते हैं तो वो कुछ न कुछ ऐसी हरकत करते हैं अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम नर्वस नहीं हैं, हम लड़ेंगे अभी बौखलाहट में तो वो इस तरह की हरकतें कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सबका एक समन्वित प्रयास जो है वो अगर चलता रहा, समवेत प्रयास, तो एक दिन नक्सलवाद समाप्त होगा। इसकी उम्मीद और होना भी चाहिए, क्योंकि ये भी देशद्रोही है। इनको मैं देशद्रोही मानता हूँ, इनको आतंकवादी मानता हूँ। नक्सलवाद अब वो चारू मजूमदार का वो नक्सलवाद नहीं रह गया, अब ये डकैत हो गए हैं, सीधा सीधा ये कारोबार कर रहे हैं। और कारोबारी, आप कारोबारी हैं तो आइए, आप राजनीति करना है तो राजनीति करिए, कारोबार करना है तो कारोबार करो। आतंक का कारोबार हमारे देश में लोकतंत्र है, यहाँ बैलेट की भाषा बोली जाती है, बुलेट की भाषा हमारा देश स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को नक्सलियों को समझ में आ जाएगा जिस दिन उसे सरेंडर कर देंगे, नहीं तो पक्का आया, नहीं तो कल मारे जाएंगे। इनकी पहचान नहीं हो पाती, जिस वजह से जवान जो है इनको लगाम लगाते हैं। हाँ, ठीक बात है। वो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि वो
राक्षस और मानव वाली बात होती थी। तो अब पता नहीं उस समय था कि नहीं था, लेकिन धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन या सीरियलों में ऐसा आता कि राक्षसों की सींग होती थी। जी तो अलग से पहचान में आता था। वो दारू पीते हुए दिखाई देते थे, वो मांस भक्षण करते हुए दिखाई देते थे। वैसा नहीं है। तो आप कैसे जानोगे कि नक्सली कौन है? तो नक्सली एक विचारधारा से बताया ना, विचारधारा समाप्त हो गई तो वो ग्रामीणों के क्षेत्र बीच में वो काम करते हैं। ग्रामीण वहाँ परेशान रहता है, पुलिस भी दबाव बनाती है उनके ऊपर, नक्सली भी दबाव बनाते हैं, तो बीच में पिस रहे हैं। जी। तो उन्हीं के बीच में कुछ लोग मजबूरी में भी नक्सली बन जाते हैं और फिर ऐसे ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते होंगे जहां उनके वापसी की संभावना समाप्त हो जाती होगी। तो इधर जाएंगे आम जीवन जीने के लिए तो हम पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे, और अगर यहाँ कोई काम करते हो तो कम से कम जब तक जिंदा रहेंगे, तो उनकी मजबूरी भी होती है। लेकिन वहाँ भी कई बार उनके आपस में संघर्ष हो जाता है तो उसमें भी मारे जाते हैं। कुल मिलाकर नक्सलवाद, मैं तो कहता हूँ, मेरे मन में एक भाव आता है, अक्सर उसको बयां करता हूँ कि छत्तीसगढ़ भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रदेश है, सबसे खूबसूरत धरती है। और इस धरती ने, छत्तीसगढ़ महतारी ने हमको इतनी संपदाएं दी हैं ना कि अगर हम उसका धीरे धीरे दोहन करेंगे तो छत्तीसगढ़ की सड़कें चांदी की बन जाएंगी। इस तरह की बातें अर्थशास्त्री भी कहा करते हैं। जी। लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी के भाल पर जो एक टीका लगा हुआ है ना कलंक का, वो नक्सलवाद के कारण है। अगर नक्सलवाद समाप्त हो जाए तो फिर ये कह सकते हैं कि अगर जन्नत कहीं है दुनिया में तो वो छत्तीसगढ़ में है। इस तरह की स्थितियां यहाँ हैं और होंगी, ऐसा कल्पना करते। गुरुग्राम में चुनावी सभा को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करते हुए कहा कि सेना में आने से संकोच ना करें, राहुल गांधी झूठ बोलने की मशीन है, अग्निवीरों को मिलेगी पेंशन वाली नौकरी। ये अग्निवीरों को लेकर जो है पिछले कई लंबे समय से असमंजस बनी हुई है कि अग्निवीर कुछ सालों के लिए, 4 सालों के लिए जाएंगे फिर लौट आएंगे, तो पेंशन क्या मिलेगा, क्या है, इसको लेकर चुनाव के समय में ज़्यादा। हाँ, चूंकि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहाँ बड़ी संख्या में युवक तैयारी करते हैं। वो 10 साल 12 साल की उम्र से ही दौड़ना शुरू कर देते हैं और उनके मन में एक भाव रहता है कि हम पुलिस में या फौज में जाएंगे। जी। तो जब फौज में जाएंगे तो स्वाभाविक है कि मन में भाव रहता है कि 15 साल सर्विस करें या 30 साल 35 साल, जितनी भी सर्विस हमारी रहेगी, उसके बाद हम रिटायर होंगे तो हमको तनख्वाह पेंशन मिलेगी, और हम अगर 15-17 साल में रिटायर हो गए तो हमको दूसरी जगह नौकरी भी मिल जाएगी, तो हमारा जीवन आराम से चलेगा। अब उनके सामने ये तर्क दिया जाता है कि आप 4 साल में वापस कर दिए जाओगे। जी। उसके बाद आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि अग्निवीर के मामले में मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो एक व्यवस्था दी है, वो व्यवस्था बिल्कुल सही है। मैं कोई स्पोक पर्सन या उस भाजपा का या केंद्र सरकार की स्पोक पर्सन नहीं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते और ऐसा व्यक्ति होने के नाते, क्योंकि मैं जब इंटर में पढ़ रहा था 12वीं में, तो मैं भी गया था भर्ती होने फौज में। एक मन में भाव था कि फौज में भर्ती होकर के देश की सेवा करूंगा, लेकिन थोड़ा छोटा था तो मुझे भगा दिया था, कर्नल भाग जाओ तुम छोटे हो। तो ये स्थितियाँ, ये जो मन में भाव हमारे हुआ करता था, वो भाव आज भी लोगों में है। विशेष करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो वो क्षेत्र है, तो वहाँ इस मुद्दे को इसलिए उछाला जा रहा है जी कि लोगों को, राजनीतिक दलों को उसका लाभ मिलेगा। राहुल गांधी जी अपनी तरफ से कहते हैं कि युवकों के साथ अन्याय हुआ है, और ये बता रहे हैं युवकों के साथ अन्याय नहीं हुआ है। 25% लोग उसमें से चुन करके, जो ठीक ठाक लड़के होंगे, जिनकी मेहनत दिखाई देगी, वो कंटिन्यू हो जाएंगे। 75% लोग आएंगे तो उनको 25-30 लाख रुपए मिलेगा, और उसके बाद आके उनको BSF में या अर्धसैनिक बल में, प्राइवेट में, बहुत जगह उनको नौकरियों का भी, हाँ, उनकी व्यवस्था है। तो वो चीज़, तो वो इसीलिए मैं उसको मानता हूँ कि आज जैसे आप बात करते हैं इजराइल के 60-70 लाख लोगों का देश, वहाँ हर व्यक्ति फौज में जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड में भी ऐसी व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ हम चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका भी अब आके तरेरता है हमको। जी। हमारा पड़ोसी नेपाल भी कहीं ना कहीं माओवादियों के चक्कर में चीन की तरफ देखने लगा है। तो चारों तरफ हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। तो हमारी सेना भी जवान हो और इतनी मजबूत हो कि एक साथ जरूरत पड़े तो, वैसे भी हमारे यहाँ के लोग तो पटक के मार डालते हैं, इस तरह के तो अभी चीन के साथ हुआ है। तो वो जवानी जब जिंदा रहेगी, जवानी बरकरार रहेगी, तो स्वाभाविक है कि हमारे जवान अच्छी तरह से लड़ लेंगे। तो जवान फौज हमारी हो, ये कोशिश केंद्र सरकार की है, और मुझे लगता है कि इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। राजनीति अपनी चाल चलती है, करें, ठीक है, लेकिन अग्निवीर योजना मेरी समझ में, जो जितना मैं समझ पाता हूँ, वो अच्छी है, उसका सबको स्वागत करना चाहिए। बेरोजगारी पर भी लगाम लग सकता है। बिल्कुल लगता है। आप देखिए, कई लोग मेरे पास कई बार आते हैं, भैया हमको आप अपने साथ जोड़ लीजिए,
हम लोग कुछ न कुछ ऐसा करना चाहते हैं जी जी जिससे हमारा भी जीवन चले और कोई एक रास्ता मिले। तो पता लगा वो 5 साल 7 साल से डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं दरवाजे जी, जी। दरवाजे। तो ऐसे लोग अगर वहाँ भर्ती हो जाएंगे तो आप ये मान लो कि आप घूम रहे थे, और आप जब वहाँ से निकलते हो तो आप अर्ध कुशल नहीं, एक कुशल जी जी व्यक्ति के रूप में, कुशल युवक के रूप में आप बाहर आओगे और आपके लिए दूसरे दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप यही मान लो ना कि आप 4-5 साल आपके पास कोई काम नहीं था और वहाँ काम मिल गया, तो आप उसमें भी भर्ती होने के लिए भी साजी अभी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जी। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अग्निवीर का अगर मान लीजिए कहीं है कि हाँ 100 लोगों को भर्ती करना है तो वहाँ 1 लाख बच्चे पहुँच रहे हैं। जी 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 तो वो जो लोग पहुँच रहे हैं इसी भाव से पहुँच रहे हैं, तो उनके भाव को खंडित न किया जाए बल्कि उनको सहयोग किया जाना चाहिए। जी, रोजगार को बेरोजगारी को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पर जो है अब केंद्र जो है योजना बना रही है कि 60 साल की उम्र को रिटायरमेंट का 62 किया जाए, तो इससे क्या बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी। 2 साल आप खा गए ना उनका। अब होता क्या है, इसमें तर्क जो दिया जाता है वो कहा जाता है कि सरकार के पास हमारा पैसा पीएफ वगैरह का जमा रहता है, तो उसको देने के लिए थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ा और हम टाल दें। फिर आजकल तो आजकल क्या हमारे यहाँ 47 के बाद से व्यवस्था है कि 5 साल की सरकार होती है, तो उनको लगता है 2-3 साल हम टाल जाएंगे तो हमारा 5 साल पूरा हो जाएगा। जी जी और उसके बाद जो नई सरकार आएगी हम रहेंगे तो फिर हम कोई लल्लो चप्पो करवा देंगे और दूसरी आएगी तो वो झेलेगी। तो इसलिए ये एक व्यवस्था इस तरह की हो गई है, ऐसा उनका कहना है पेंशनधारियों का। नहीं तो अधिकांश लोग तो यही कहते हैं कि भैया उम्र के 60 साल हो गए, 62 साल हो गए, अब कहाँ शेष जीवन जो हमारे पास बचा हुआ है 5-10 साल का, उसको मैं बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बिताना चाहता हूँ, वो काम नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसा, उनको लगता है यार चलते चलते भी चलो 1-2 साल और मिल गए, इसमें भी कुछ कमा लिया जाए। तो वो सीधी सी बात है कि आप जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आपने, क्योंकि जो रिटायरमेंट उसका उस उम्र में पहुंच गए हैं जहां ओवर एज हो जाएंगे, जी 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 उनकी आयु वो सरकारी नौकरी प्राप्त करने से बढ़ जाएगी, तो वो उनके साथ तो अन्याय हुआ सर। मान लो 1 लाख लोग हुए तो 1 लाख लोग 2 साल में तो वो ओवर एज हो गए। जी जी तो वो उनके साथ तो बेइंसाफी हो रही है। तो ये है, लेकिन अब वही है कि केंद्र सरकार की अभी वित्त मंत्रालय अलग तर्क देता है, अर्थशास्त्री अलग तर्क देते हैं, राजनीति अलग तर्क देती है, राजनेता अलग अपने ढंग से विचार प्रकट करते हैं, तो ये भ्रम हो जाता है। कुल मिलाकर जो सीधी बात जो मुझे समझ में आती है कि 60-62 साल की अवस्था तक अगर व्यक्ति काम कर रहा है, 62 तो फिर आप उसको 65 मर को, ये चिकित्सकों के लिए 65 है। जी जी अब चिकित्सा के क्षेत्र में आमद थोड़ी कम है, लोग कम आ रहे हैं, लेकिन आप सीटें अगर बढ़ा दें तो वो भी बढ़ जाएगा। तो कम से कम 3 साल 5 साल नए लड़के जो अभी MBBS करके आ रहे हैं, MD करके आ रहे हैं, तो उनको अवसर मिलता है। उनको लगता है कि नहीं चलो ठीक है, हम सरकारी सेवा में रहेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा है, हम ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। तो ये भाव कहीं ना कहीं उनका बचा रह जाता है। तो मुझे तो लगता है कि 60 वर्ष पर्याप्त है। अब ये भी कई बार तर्कसाजी लोग देते हैं कि भाई पहले औसत आयु कम थी, अब बढ़ गई है। जी अब लोग स्वस्थ रहते हैं, जांच वाँच सब हो जाया करती है, इसलिए उनकी औसत आयु 70-75 हो गई है। चिकित्सा सुविधा बढ़ गया, चिकित्सा सुविधा सब जांच वाँच सब होने लगी है, तो उसके कारण लोगों का आयु बढ़ी है थोड़ा। लेकिन आयु बढ़ी है तो भैया इतने के बाद आप आनंद लो ना जीवन का। जी जी उसके बाद जैसे मैं 62 साल का हो गया, मैं बोलूँगा कि 63वें में प्रवेश कर गया। जी जी अब मुझे चाहिए ना कि मैं इसीलिए तो साजी को तैयार कर रहा हूँ, कहो अब इस काम को आप लोग करो। जी जी नई पीढ़ी आएगी तो नए उत्साह के साथ काम करती है। पुराने लोगों का जो कहा जाता है जोश और होश, तो जिनके पास जोश है उनको अवसर देना चाहिए, और जिनके पास होश है यानी उम्र का उनके पास तजुर्बा है, अनुभव है, वो जोश को गढ़ने में कुम्हार की तरह अपनी भूमिका निभाएं तो देश और बेहतर होगा। जी जी जी, ये थी। अब कोरबा की ओर बढ़ते हैं अपन। कोरबा की खबरें। कोल कर्मियों को 93,750 रुपये की बोनस की मिली सौगात। काउंसलिंग में 16 शिक्षक रहे अनुपस्थित, 14 ने पदोन्नति लेने से किया इनकार। नवविवाहिता ने लगाई फांसी, इलाज के दौरान मौत। रात के 10 बजे के बाद नवरात्रि में नहीं बजेगा डीजे, पुलिसकर्मियों ने समितियों को दिया निर्देश। 2 शराब तस्कर को पुलिस ने दबोचा, 100 लीटर महुआ शराब जब्त। देखरेख के अभाव में उजड़ गया सर्वेश्वर मंदिर का उद्यान। उद्योग मंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों नागरिकों के साथ सुनी मन की बात। कोरबा से ही दूसरी अखबार से, 6 नंबर गेट के लिए नहीं बनी पार्किंग, 4 लेन पर खड़े हो रहे हैं मालवाहक। ये थाना चौक में राहत दिलाने को लेकर बात हो रही है। सेमिनार में छात्राओं ने बनाया विज्ञान का मॉडल। हाईवे से प्रभावित जुराली के 111 लोगों के मुआवजे के प्रकरण में अब होगा समाधान।
इसमें भी 2 महिलाओं बेच रही थी शराब, जिसे गिरफ्तार किया गया है। स्टेशन के सामने ऑटो पार्किंग से यात्रियों की परेशानी बढ़ी। ये कोरबा की बातें हैं, जिसमें कोल कर्मियों को 93,750 रुपये का बोनस जो है इस बार दशहरा दीपावली को लेकर मिल रहा है। पिछले बार की तुलना में 8,000 कुछ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, स्वाभाविक है, बढ़ेगा ही, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। तो उनका महंगाई भत्ता और ये सब चीज़ें उसमें जुड़ती हैं, उसका लाभ कोल कर्मियों को मिलता है। और कोल कर्मियों को क्या, जैसे बाल्को में अभी बोनस की बात आएगी, सीएसईबी में बोनस की बात आएगी। तो ये जो सरकारी उपक्रम हैं, यहाँ पे जो बोनस मिलना है, उससे ये माना जाता है कि हम लोग आकलन करते हैं। अभी मैं ये हेडलाइंस में शामिल होने से पहले कहीं बैठा हुआ था, जैसे चर्चा हो रही, तो लोग कह रहे थे कि देखो बाजार में इतना पैसा आएगा जी। तो बाजार में पैसा आएगा तो सीधी सी बात है कि जो व्यापारी हैं, जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जी जी, उसका सब पे असर पड़ता है। व्यापार अच्छा होता है तो स्वाभाविक है कि कई सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो जब लोगों के पास पैसा आता है तो बाजार में लेके आते हैं, उनकी अपनी दैनंदिन जो ज़रूरत है वो तो अपना वेतन से पूरा करते हैं। लेकिन ये इस तरह का जब बोनस उनको मिलता है तो वो कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, कपड़े या गाड़ी घोड़ा में अपना पैसा लगाते हैं। तो ये पैसा बाज़ार में जब आता है तो रौनक बढ़ती है, और उनके घर की भी रौनक बढ़ती है, उनकी भी जो ज़रूरतें। कई बार होता है कुछ लोग कहीं उधारी ले लिए रहते हैं, जी, उनको लगता है कि भाई दीपावली आ रही, बोनस मिलेगा तो उससे हम आपकी उधारी वापस कर देंगे। तो वो कहीं ना कहीं ये मज़दूरों के घर में खुशहाली का एक वक्त होता है। जो उनकी नियमित तनख्वाह है वो तो उनको मिल ही रही है, ये अतिरिक्त जो उनको बोनस के रूप में मिलता है, ये न केवल उनको खुश करता है बल्कि बाजार को भी खुश कर देता है। तो मैं तो कोल कर्मियों को भी बधाई दूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि अपने पैसे का विनिवेश अगर आप करते हैं तो ढंग से करें। कोई चीज़ खरीदते हैं तो सोच समझ के करें। नहीं तो कई बार यह भी होता है कि लोगों को बोनस का पैसा मिलता है तो उनको लगता है अरे यार ये तो अतिरिक्त मिल गया, तो चलो जुआ खेल लेते हैं, जी, जी। चलो और थोड़ा सा सुविधाएं बढ़ा लेते हैं। ऐसी जो उनके बहुत काम की नहीं होती, कुछ दिन बाद उनको लगता है यार बिना काम का पैसा खर्चा होगा। तो उस पर नहीं, बल्कि इस पैसे का सदुपयोग करें। हो सके तो आपके बच्चे छोटे हों तो उनके नाम पे फिक्स कर दें, बेटी है तो बेटी के नाम पे फिक्स कर दें, बच्चों के नाम कर देंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई काम में आएगा, उनके शादी विवाह में काम आएगा। तो इस दिशा में भी कर्मचारी अगर ध्यान देंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, उनके बच्चों के लिए बेहतर होगा। और नहीं तो आप बाज़ार में आते हैं तो अच्छी चीज़ें खरीद के ले जाइए जो आपके काम आए और आपके बाद बच्चों के काम आए। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी तो बाज़ार भी खुशहाल होगा। तो थोड़ा सा पैसा मिल रहा है तो उसका सदुपयोग किया जाए, ऐसा सबसे आग्रह। सर्कुलेशन बना रहे ताकि उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी खुश रहे, बाजार भी खुश रहे जी। 2 शराब तस्करों को पुलिस ने दबोचा। ये लगातार कोरबा क्षेत्र में जो है महुआ बेचने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, बावजूद उसके लगातार महुआ शराब की बिक्री बढ़ रही है। नहीं, अब देखिए ये तो ऐसी चीज़ है कि जब तक ये कायनात रहेगी ये चीज़ें बनी रहेंगी। जुआ शराब ऐसी चीज़ है जो सामाजिक बुराई जिसको माना जाता है, लेकिन वो चलता रहेगा। अब जुआ की भी खबर आई है, कल में आया कुआड़िया में पुलिस वाले दौड़ करके कहीं जुआ अड्डे पे छापा मारे। हमने वो खबर दिखाई है कि वीडियो भी उसका पुलिस वालों ने बना के हम लोगों को उपलब्ध कराया था कि कैसे वहाँ बैठ के फड़ चल रहा है। तो ये सामाजिक बुराई है। शराब पीने के बाद आदमी जिस तरह की हरकतें गाँव में करने लगता है, पास पड़ोस में लोग परेशान हो जाते हैं, उसका घर बर्बाद हो जाता है। इसको लेकर के हमारे यहाँ व्यवस्था है। अब चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों को शराब बना करके पीने की छूट दी गई 5 लीटर तक। जी जी। तो उसका दुरुपयोग किया जाता है जी। कुछ लोग उसमें जो थोड़ा सा उनके दिमाग में आ जाता है कि भाई हम इसको बेच के और पैसे बना लेंगे, सेठ हो जाएंगे, उस तरह का भाव लेकर के जब वो बेचना शुरू कर देते हैं, व्यापार शुरू कर देते हैं, तो निश्चित है कि उसकी गंध फिर दूर तक जाती है। पुलिस को जानकारी मिलती है तो पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं, आबकारी को जानकारी मिलती है तो अपनी तरफ से करते हैं। और कई बार ये लोग तो बड़े लोगों से पैसा भी लेकर हर महीने अपना खुश हो लेते हैं कि चलो जी। तुम भी खुश हम भी खुश। तो इस तरह की भी चीज़ें रहती हैं। लेकिन अभी जो कार्रवाई निरंतर हो रही है, मुझे लगता है कि आबकारी नहीं बल्कि पुलिस के दबाव में, जिला प्रशासन कलेक्टर के दबाव में ये कार्रवाई हो रही है। क्योंकि हमने कई बार इस तरह की खबरें दिखाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए, कहीं भी किसी गांव में आपको शराब बेचते हुए लोग मिल जाएंगे। तो अब वो 5 लीटर की आड़ में जो कारोबार कर रहे हैं उसकी जानकारी आबकारी विभाग के पास अगर नहीं है, आबकारी विभाग वालों से बात होती है तो कहते हैं भाई हमारे पास अमला नहीं है, थोड़े लोग हैं, हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। जी जी। और कई बार ये खबर भी इस तरह की भी खबर आती है कि जाते हैं पैसे लेके चले आते हैं। तो अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो वो दोनों पक्ष जाने, ईश्वर जाने। लेकिन गड़बड़ी तो है, और उस गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश जब होती है तो इस तरह की खबरें आती है कि वहाँ इतना लहान पकड़ा गया, इतनी बनी हुई दारू पकड़ी गई। खबर तो ये भी आती है कि पड़ोसी राज्यों से हमारे यहाँ कोरबा में भी शराब आती है,
विदेशी शराब जी जी गाड़ियों में भर भर के, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। और जिस दिन प्रमाण मिला, जिस दिन वीडियो मिला, जिस दिन जानकारी मिलेगी, उस दिन हम आपको आपके सामने उसको हाजिर करेंगे। तो ये है, इसको सामाजिक बुराई मान करके, क्योंकि इससे बहुत घर बर्बाद होते हैं और उसको बचाए रखने के लिए सरकारें भी अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, समाज सेवी संगठन भी कोशिश करते हैं। अब उस कोशिश में कहीं ना कहीं पलीता तो लगता है, लोग उसका मौके का फ़ायदा उठा करके करते रहते हैं इस तरह की हरकतें। तो वो ठीक नहीं है, ये समाज के लिए, एक अच्छे समाज के लिए इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं हैं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो शासकीय शराब की जो कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, तो उसका भी असर हो सकता है कि जो देसी शराब की ओर लोग जा रहे हैं, महुआ की ओर? कुछ नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, पीने वाला जो है व्यवस्था कर लेता है। जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना, तो उस दिन, जिस दिन आ जाएगा आज 3 रुपये बढ़ गया, जी जी, तो उस दिन बैठ करके गाड़ी स्टार्ट करते हैं। इतना ही करते हैं जी जी, कि कहीं भी अगर रुके तो गाड़ी को बंद कर देंगे। हाँ। और 2-4 दिन 5 दिन बाद फिर पहली जैसी आदत पड़ जाती। तो पीने वालों के साथ भी वही, आप 100 रुपये की चीज़ को 500 कर दो, 2 दिन 4 दिन के बाद वो 500 की व्यवस्था करने लगेगा। जहाँ 100 आता तो वहाँ 500 आएगा। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पे कुचिए पहले शराब बेचते थे, जी जी, अभी भी वो सक्रिय रहते हैं, तो वो कभी कभी वहाँ से देसी ला के पिला देंगे कि भाई ये तो नहीं मिली, इसमें ज़्यादा उनको कमाई होती। तो जैसे आप सेल्समैन होते हैं जी जी, या किसी दुकान में जाओ, जिस माल को बेचने में उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है, उसी को बोलेंगे भैया सबसे अच्छी यही है, जी, अब हम खरीद के ले आते हैं। तो वैसे ही शराब का कारोबार करने वाले लोगों को कुचिया उचिया जो होते हैं छोटे छोटे, वो भी वैसे ही करते हैं। और कभी कभी हमारे लोग भी जो शहर में रहते हैं, वो गांव में गए तो बोले यार चलो देसी पीते हैं आज। अब उनको मज़ा आ गया तो बोले यार इतनी महंगी शराब से अच्छा इसी को पियो। जी, तो जी। ये विस्तार इसी तरह से होता जाता है, जो ठीक नहीं है। इस पर भी कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है और होती रहती है, और करना चाहिए। जैसे जंगली जानवर शहरों की ओर आ रहे हैं, उसी तरह जो है मवेशियां जो है सड़कों पर आ रहे हैं। ये लगातार जो है सड़क दुर्घटनाएं हो रहा है। कई जगह अपने को देखने को मिला है कि मवेशी सड़क पर बैठे रहते हैं और मवेशियों पर ही गाड़ी चढ़ जाते हैं, या फिर मवेशी जो है अपने सिर से जो है बाइक वालों को हमला कर देता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये कोरबा ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की समस्या है। जी जी, आप हाईवे पर, जो नेशनल हाईवे है, उस पर कई बार गडकरी जी का बयान आता है कि नहीं हमने तो उसके लिए आदमी रखे हैं और बिल्कुल सड़क को साफ रखते हैं। अब आप स्पीड में चल रहे हो और अचानक आपकी गाड़ी के सामने, मेरे साथ हुआ था अभी 2 महीने पहले, जी जी, मैं रायपुर से आ रहा था, अचानक गाड़ी के सामने एक गाय कूद गई। अब गाड़ी पूरी चकनाचूर हो गई। वो तो अच्छा हुआ बेल्ट वगैरह सब लगाए थे तो बच गए। ये स्थिति हम लोग हर रोज़ देखते हैं। जी जी, कोरबा शहर में भी आप अगर संभाल के नहीं चलिए तो कई बार होता है कि सड़क पे मवेशी इतनी दूर तक बैठे रहते हैं कि आपको उनके बीच से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आराम से पगुरा रहे हैं वो बैठ के, जी क्योंकि उनको क्या, आप उनके जो मालिक हैं, जी, मुझे तो लगता है कि इस मामले में नितिन गडकरी जी हों या राज्य सरकार की जो भूमिका में है, सरकार चला रहे हैं, नौकरशाह हैं, इनको सबको तो चाहिए कि एक कानून ऐसा बने जिसमें उन मवेशियों के मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई हो, सीधा उनके विरुद्ध, कि आपने ये अपराध किया है, आप मवेशी को अपने घर में बांधने की बजाय उसको खुला छोड़ देते हैं, वो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। न केवल मवेशी की जान खतरे में रहती है, बल्कि उससे टकराने वाले मौत को प्राप्त हो रहे हैं, अंग भंग हो रहा है उनका। तो मवेशी के मालिकों को अगर इसकी जद में लाया जाएगा तो उसका अच्छा प्रसाद मिलेगा। आप कोरबा में भी कई बार हम लोग निकलते हैं तो देखते हैं आगे गाड़ी उनकी जा रही है तो जानवरों को हटाते हैं सड़क से, तो आप यहाँ से हटाए वहाँ जाके बैठ जाते हैं वो। तो वो कोई ऐसा विकल्प नहीं है, ऐसा समाधान नहीं जो हमेशा चलने वाला है। वो तो यहाँ नहीं, वहाँ दुर्घटना का कारण बनेंगे, या आप अभी हटा रहे हो 1 घंटे बाद फिर वापस लौट आते हैं। तो ये बड़ी समस्या है शहर के लिए, और इस समस्या से निजात पाने का एकमात्र उपाय मुझे जो समझ में आता है, और लोग भी यही कहते हैं, जी जी, जो मवेशी के मालिक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तो इस पे कुछ विराम लग सकता है। नहीं तो ऐसे ही दुर्घटनाएं होती रहेंगी, मवेशी मरते रहेंगे और हम और आप सबको इसको झेलना पड़ेगा। पहले एक व्यवस्था थी कांजी हाउस का। बरसात के सीजनों में जब फसलें उगती थी तो कांजी हाउस में ले जाकर जो गायें विचरण कर रही हैं उनको कांजी हाउस में ले जाकर डाल देते थे, और वहाँ से जो है जो मवेशी मालिक जाता था तो उसको जुर्माना पटाना पड़ता था। वो व्यवस्था बिल्कुल बंद हो गई। अब क्या करेंगे, उसको भी बोलते हैं कि हम इसको ला के यहाँ चारा खिला रहे हैं, आते ही नहीं। फिर उसके बाद इसको बेचने वाली, पहले तो होता था कि उसको बूचड़ खाने में चला जाता था, नीलामी भी होती, हाँ नीलामी होती थी, बूचड़ खाने वाले ले जाते थे। बूचड़ खाने भी अब आज की तारीख में बंद है, उस पर बड़ा कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कानून कठोर कर दिया गया है।
तो मवेशियों को यहाँ से, अब जैसे मान लीजिए कोरबा से, छत्तीसगढ़ में यहाँ तो बूचड़खाना है नहीं, आप उसको अगर रांची ले जा रहे हो या पश्चिम बंगाल ले जा रहे हो तो पहले पैदल लोग लेके जाया करते थे। जी, जी। ग्रामीण क्षेत्रों से निकलते थे, जंगलों से निकलते थे। अब उनको भी पकड़ा जा रहा है, गाड़ियों को भी पकड़ा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि तथाकथित गोभक्त आक्रमण कर देते हैं। हमारे यहाँ राजनाथ गाँव में हुआ था, 2-3 लोगों की मौत हुई थी, बड़ा हंगामा हुआ था। तो ये जो स्थितियाँ हैं वो उसमें काजी हाउस अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पहले होता था जब मवेशी भूल से छूट गया तो किसी का खेत चर लिया तो उसको पकड़ के काजी हाउस में डाला जाता, तो काजी हाउस में बहुत कम होते थे। अब आजकल मवेशी को तो चिंता ही नहीं उसके मालिक की। खुला बताया ना, काजी हाउस उसका विकल्प नहीं, उसका विकल्प सीधा सीधा ये है कि आप इन जानवरों के मालिकों को पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, तभी समस्या का अंत हो सकता है, वरना ऐसे ही दुर्घटना हमको सब सवाल तो यहाँ पर वही है, कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई सरकार को करना होगा। सरकार के जो शाखाएं हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वो करें। बताया ना, नगर निगम हकाल के उधर कर देता है, उनके कर्मचारी फिर आ जाते हैं, तो क्या मतलब हुआ उसका? वो तो आदमी अपने ही बच के निकल जा रहा है। आप क्यों पैसा, आपके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, ट्रैक्टर में जो डीजल जल रहा है, जो वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह और उनका जो खर्चा उनके ऊपर हो रहा है, आखिर वो भी तो हमसे ही जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कोई महापौर या मुख्यमंत्री उसको दे रहे हैं, तो वो हमारा ही नुकसान होता है। तो ये मतलब स्थायी समस्या, मतलब समस्या के समाधान का स्थायी प्रयास नहीं है। स्थायी प्रयास तो तभी होगा जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो उसके लिए मवेशियों को छोड़ने के लिए जो जिम्मेदार हैं। जी। पावर प्लांटों से निकलने वाले राखड़ के लेकर समस्या बनी हुई है, चारों तरफ लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। इसका एक सही विकल्प नहीं मिल पा रहा है। नहीं, अब इसका विकल्प तो वही, इस मामले में भी यही कहा जा सकता है कि पहले, अब पिछली सरकार के समय में तो हम लोगों ने कोरबा में देखा है कि राखड़ की गाड़ियां कैसे कहीं भी, लोग बोलते थे कि यार डंडा लेके घर के सामने अगर छोटा सा गड्ढा होगा तो देखना, रखवाली करते रहने, पता नहीं कौन सी गाड़ी आएगी पलट के भाग जाएगी वहाँ, या आपके दरवाजे पे ही डाल के चली जाएगी, रास्ते में डाल के चली जाएगी। तो ऐसे दृश्य थोड़ा सा कम हुए हैं, लेकिन आज भी राखड़ को लेकर के शहर के लोग परेशान हैं। कल मुझे पता लगा झगराहा के पास वहाँ लोगों ने विरोध किया, कुछ सड़क पे आ गए थे, क्योंकि वहीं पास में एक कांटा घर है और बड़ी तादाद में वहाँ से बालकों से या दूसरी जगह से आने वाले ट्रक खड़े होते हैं, वहाँ उनकी वेट कराते हैं। और वो होता है कि उसके लिए नियम भी बनाया गया था कि आप उसको ढक के ले जाएंगे तारपोलिन से, लेकिन अब वो होता नहीं है, कई बार खुला लेके जाते हैं, तो वो उड़ के राख जो आसपास के लोगों को प्रभावित करती है, तो 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर स्थायी हो जाती है वो समस्या तो फिर उनके मन में क्रोध जन्म लेता है। तो उसी की परिणति है कि कल लोग सड़क पे उतरे थे और उन्होंने 1 सप्ताह का टाइम दिया और कहा है कि अगर इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो फिर हम पूरी तरह से चक्का जाम कर देंगे और यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं निकल पाएगी, ऐसा उनकी तरफ से प्रयास होगा। तो वही बात जो सब मामले में मैं कहता हूँ कि भैया जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, थोड़ा सा और आंखें खोलिए। अधिकारियों से तो मैं ये कहता हूँ कि महोदय, आप तो साल में, 2 साल में, 3 साल में यहाँ से चले जाओगे, लेकिन जिन लोगों को यहीं रहना है, आखिर वो क्या करें? आपके पास जाते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, उनको सड़क पर उतरना पड़ता है। सड़क पर उतरते हैं तो स्वाभाविक है कि दूसरे आने जाने वालों को समस्या होती है। कोई ज़रूरी काम से जा रहा है, वो भी उस जाम में फंस जाता है। तो आखिर इस समस्या के लिए का जो मूल है, वो मूल है राखड़। तो राखड़ को लेकर के लोग सड़क पे ना उतरे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो व्यवस्था की गई है कि आप उसको ढक के ले जाओ, आपको जहाँ डालने का जो है ना, उसके लिए कि आप लो लाइन एरिया में या जहाँ पे आपने लिया है, जहाँ के लिए अनुमति, वहाँ तक ले जाएं, लोगों को रास्ते में परेशानी न हो। और जहाँ आप डालते हैं वहाँ के लिए भी जो नियम बना हुआ है कि डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाली जाए, पानी डाल करके उसको बैठा दिया जाए ताकि उड़े नहीं। ये सारी अगर व्यवस्थाएँ की जाएँ, क्योंकि पावर प्लांट भी हमारे लिए ज़रूरी है, बिजली भी हमारे लिए ज़रूरी है, और जब बिजली बनेगी कोयले से तो राखड़ निकलेगी तो कहीं ना कहीं उसके निस्तारी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो समस्या तो है, लेकिन उसका निदान अगर थोड़ा सा इसको गंभीरता से लिया जाए तो निश्चित है कि दोनों काम चलता रहेगा। तो आम लोग आक्रोशित होकर के सड़क पर उतरे, इससे पहले जिला प्रशासन को, पर्यावरण संरक्षण मंडल को और भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको थोड़ा सा गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। जी। तो ये थी आज की मुख्य हेडलाइंस। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद थे एशियन ग्रैंड न्यूज़ के संपादक कमलेश यादव जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए एशियन ग्रैंड न्यूज़ के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।